एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th मैथ्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, बट आप सोच रहे होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डू वी रियली नीड देम? वेल, वी डू। एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं अनु और अमित दोनों मार्केट गए हैं और उन दोनों को टोटल 10 रुपीज दिया गया है स्पेंड करने के लिए, और पता चलता है कि अनु स्पेंड्स 4 टाइम्स ऑफ व्हाट अमित स्पेंड्स। ठीक है, तो इस पूरे सिचुएशन को अगर मुझे एल्जेब्रिकली या फिर मैथमेटिकली लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम मान लेंगे कि अनु ने स्पेंड किया x, अमित ने स्पेंड किया y। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन के हिसाब से फिर से x इज इक्वल टू 4 टाइम्स y। तो हमें क्या मिला? हमें मिला दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड ऑल्सो ये दोनों इक्वेशंस जो है ये सेम सिनेरियो से रिलेटेड है। बट आप कहोगे कि आई फील हम इस सिचुएशन को बड़ी ही आसानी से एक वेरिएबल से भी हैंडल कर सकते थे। वेल, लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल देन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां हमें दिखेगा कि किस तरह से दो वेरिएबल्स हमें ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आप पिछले वीक मार्केट गए थे कुछ फ्रूट्स खरीदने, और आपने 2 kg ग्रेप्स एंड 1 kg एप्पल खरीदा ₹160 में। कुछ ही दिनों बाद आप फिर से मार्केट गए और इस बार आपने स्पेंड किया 300 रुपीज़, और इसमें आपने क्या खरीदा? 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। तो इस पूरे सिचुएशन को अगर आपको एल्जेब्रिकली लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि पर केजी एप्पल का कॉस्ट है x, पर केजी ग्रेप्स का कॉस्ट है y। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो हमें क्या मिला? दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड दोनों इक्वेशंस दे रिलेट टू द सेम सिनेरियो, राइट? अब अगला सवाल, तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें चाहिए होते हैं। अगला सवाल, लीनियर इक्वेशन क्यों? फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन, लीनियर कब होता है? जब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, बट वी नोटिस दैट इनका जो हाईएस्ट पावर रहेगा दोनों ही इक्वेशन में वो हमेशा 1 ही रहेगा, इसीलिए दे आर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कोई भी इक्वेशन जो इस जनरल फॉर्म में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x एंड y वेरिएबल्स हैं, a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, सच दैट a और b दोनों एक साथ 0 ना हो। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो हम यहाँ करने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिए होंगे और हमें उन्हें सॉल्व करना होगा या उनका सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन निकालना या सॉल्व करना क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि x, y, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एल्जेब्रिकली कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ मेथड से कैलकुलेट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कर सकते हैं, जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करके ग्राफ के हेल्प से ही उसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो जब हम एल्जेब्रिकली वैल्यूज़ निकालते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो x और y की वैल्यू हमने निकाली है उनको अगर हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन जो है ट्रू होगा, यानी कि उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जब हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली की बात करते हैं तो उस केस में हमारा लॉजिक क्या होता है? उस केस में लॉजिक कुछ ऐसा होता है कि जो दो इक्वेशन है वो दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो उनके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। ठीक है, अब उस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x और y की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो उसी लाइन में कहीं ना कहीं लाई करेगी। ठीक है, बिकॉज इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि वो जो हमने लाइन बनाई है वो किसके लिए बनाई है? वो उन सारे पॉइंट्स के लिए बनाई है जिनके लिए वो इक्वेशन ट्रू है।
तो जाहिर सी बात है कि जो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा वो भी उसी लाइन में कहीं ना कहीं लाई करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम जियोमेट्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ज्योमेट्रिकल मेथड पे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So if we talk about the general form of a pair of linear equations, so this is how it will be. तो a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये दो हमारे पास इक्वेशंस होंगे जिसमें हमें पता चल रहा है दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर्स हैं एंड दे आर द कोफिशिएंट्स. In fact, the interesting part is this, that these coefficients also play a very critical role. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि when we try to solve these equations, जब हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना चाहते हैं उस समय ये जो coefficients हैं they play a very critical role and they make our job very simple and easy. Okay, now there is one condition for a pair of linear equation, and that is this, कि a1 square plus b1 square is not equal to 0. Similarly, a2 square plus b2 square should not be equal to 0. Now what does that mean? That actually means that both a1 and b1 should not be 0. अगर दोनों में से कोई एक ज़ीरो हुआ तो चलेगा, बट दोनों का ज़ीरो होना नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन ख़त्म ही हो जाएगा, राइट? सो द कंडीशन इज़ दैट बोथ a1 एंड b1 शुड नॉट बी ज़ीरो. इनफैक्ट इसी कंडीशन को मैथमेटिकली पुट करने के लिए वी हैव रिटन दिस इक्वेशन, right? So this condition will hold true only when both a1 and b1 are not 0. Graphical method में जो हम पहली चीज करते हैं वो ये है कि draw graph of both the equations. दोनों लीनियर इक्वेशन के हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है? कैसे प्लॉट करते हैं? कुछ रैंडमली 3-4 x की वैल्यूज़ ले लेते हैं. जब x की वो रैंडम वैल्यूज़ होंगी तो y की वैल्यूज़ कितनी होंगी वो निकाल लेते हैं. तो एक बार x y कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनको प्लॉट करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमें मिलता क्या है? हमें दो लाइंस मिलते हैं. क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन है तो दोनों के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं 3 अलग अलग सिनेरियोज. पहला सिनेरियो, हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो उसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है? तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो दोनों लाइन में लाई कर रहा है, राइट? इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे जो x और y की वैल्यू है वो दोनों ही इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन है, राइट? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए वो जो पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन. सिंपल, राइट? तो ये था हमारा पहला. तो हम क्या कहेंगे कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक फिक्स्ड या डेफिनेट सॉल्यूशन है. दूसरा सिचुएशन, हो सकता है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल जाएं एक दूसरे के. पैरेलल जाने का मतलब क्या है? कि नियर फ्यूचर में ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आने वाला है जो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो. और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन. उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है? और इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्योंकि उनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? और जो तीसरा कैटेगरी है उसमें क्या है कि अगर ये जो दोनों लाइन्स हैं ये कोइंसिडेंट हो, यानी कि बेसिकली दोनों लाइन एक दूसरे पर ही लाई करे, ठीक है? उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो दोनों लाइंस के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सारे ही पॉइंट उन दोनों के सॉल्यूशन है. दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो कुल मिला के हमेशा हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. या तो उस पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, या फिर उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर उसका एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होगा. अब इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. आफ्ताब
tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ओके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया है, बट एनीवेज वी विल मेक इट सिंपल. तो लेट अस से ये आफ्ताब है और ये डॉटर है, ठीक है. और हम एज्यूम करते हैं कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज है x और डॉटर का प्रेजेंट एज है y. तो अकॉर्डिंग टू आफ्ताब 7 years ago, वो 7 years ago की बात कर रहा है, तो 7 years ago आफ्ताब का एज कितना होगा, x माइनस 7. डॉटर का एज कितना होगा, y माइनस 7. करेक्ट, ग्रेट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 3 years later, 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्ताब का एज होगा x प्लस 3, डॉटर का एज होगा y प्लस 3, क्योंकि प्रेजेंट एज जो है वो x एंड y है, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी कि आफ्ताब का जो एज था 7 years ago दैट इज इक्वल टू 7 times जो डॉटर का एज था 7 years ago, राइट. तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49. या फिर इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया. अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं दूसरे कंडीशन से. दूसरा कंडीशन कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 साल के बाद आफ्ताब का जो एज है वो डॉटर के एज का 3 times हो जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, या फिर x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया. सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, x एंड y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और कोफिशिएंट्स तो हमें दिख ही रहे हैं, राइट. तो इसे हमें क्या करना है, तो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग इनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है. तो पहले फोकस करते हैं पहले इक्वेशन पे. तो जब भी ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, x की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, लाइक एज इन अगर हम 3 वैल्यूज़ लें तो काफ़ी है, तो x की 3 अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उन्हें यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, सिंपल. तो पहले इक्वेशन को देखते हैं पहले. तो पहले इक्वेशन के हिसाब से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो x के टर्म, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज़ इक्वल टू x प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7. तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42/7 यानी कि 6, ठीक है. अब x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं या 2 लेते हैं तो क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 43/7, 44/7. पॉसिबल तो है बट इनको ग्राफ में प्लॉट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसीलिए हम x की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जो 7 का मल्टीपल हो, ताकि ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो. तो हमारा थोड़ा ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं, ठीक है. तो हम x की वैल्यू 7 लेते हैं, तो 42 प्लस 7 हो जाएगा 49, 49/7 इज 7, तो y की वैल्यू भी 7 हो जाएगी. अब x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो -7 लेते हैं. अगर -7 लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 35/7 हो जाएगा 5. तो x और y की हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है. अब इनको जो है हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे. मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ऑरिजिन है एंड लेट अस एज्यूम इसका जो एक स्क्वायर है दैट इज़ 2 यूनिट्स. तो 0, 2, 4, 6, 8, उसी तरह से यहाँ भी 2, 4, 6, 8, उसी तरह से यहाँ पर -2, -4, -6, -8, इधर भी -2, -4, -6, -8, ठीक है. तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 6, तो ये वाला पॉइंट हो गया. जब x की वैल्यू 7 है
कुछ यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी 7 है। मैं रफली प्लॉट कर रही हूँ पॉइंट्स। जब x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू है 5, यानी कि कुछ यहाँ पर। तो अगर हम देखें इन पॉइंट्स को, अगर हम जोड़ दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है कुछ इस तरह से, राइट। इसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है ताकि फ्री हैंड ड्रॉ करते टाइम ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, दैट्स द ओनली रीज़न। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। अब फोकस करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन से हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर भी हम y को x की टर्म्स में लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे x की तो y की वैल्यू कैसे चेंज होगी। मान लेते हैं x की वैल्यू लेते हैं 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। x की वैल्यू लेते हैं 3 तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। x की वैल्यू लेते हैं 6 तो y हो जाएगा 0। तो अब इसे भी प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -2, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू है -1, पॉइंट यहाँ पर होगा। जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू है 0, ये वाला पॉइंट। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राफिकली इस पूरे सिचुएशन को, आफ्ताब और उसकी बेटी के एज की इस सिचुएशन को हम किस तरह से ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes was rupees 300. तो हमें इस सिचुएशन को भी ग्राफिकली बताना है, ठीक है। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल्स किसको माने, हम ये मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x, ठीक है, और मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स जो है वो है y। बस यहीं पे जो है ना हमारी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला जो दिन है, जिस दिन 160 रुपीज़ में मिला है, उस दिन हमने 2 kg एप्पल्स लिया है, यानी कि उसका कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 1y इज़ इक्वल टू 160। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। एक महीने के बाद क्या हुआ, 4 kg एप्पल्स यानी कि 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज़ इक्वल टू 300। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें इनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। इनको अगर हम चाहें तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेकंड इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, राइट। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली पुट करेंगे, इक्वेशंस को देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। पहला इक्वेशन कह रहा है कि 2x प्लस वाई 160 है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है 2x प्लस वाई 150 है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यही सोचते हुए हमें लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ग्राफ क्या कहता है, राइट। तो पहले इक्वेशन की बात करेंगे। पहले इक्वेशन में अगर हम y को लिखते हैं x की टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज़ लेते हैं अलग अलग, यहीं पे ले लेते हैं, x है, ये y है। हम वापस से 3x की वैल्यूज़ लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, 160 150 वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ का जो हम स्केल लेंगे वो भी हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे, एज इन 20 40 60 80, इस तरह से हम स्केल लेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यूज़ भी हम थोड़े बड़े वैल्यूज़ लेंगे। जैसे अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 60। अगर हम x की वैल्यू 60 लेते हैं तो y हो जाएगा 40। अगर हम x की वैल्यू 70 लेते हैं तो y हो जाएगा 20। तो इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ लेंगे। तो अब इसको ड्रॉ भी करते हैं। जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू है 60। जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू है 40। जब x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू है 20। तो हमें कुछ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं अभी इन्हें रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को। इस इक्वेशन में अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू लें से 70 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर हम x की वैल्यू लें 80 तो y की वैल्यू हो जाएगी -10। अगर x की वैल्यू लें 75 तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर भी हम इसको प्लॉट करते हैं। तो जब x है 70 यानी कि यहाँ पे, तो y की वैल्यू है 10 लगभग यहाँ पर। जब x की वैल्यू है 80 तो y की वैल्यू है -10 यानी कि -10 नीचे आएगा कुछ यहाँ पर। जब x की वैल्यू है 75 यानी कि इनके बीच में कहीं पे लगभग यहाँ पे, तो y की वैल्यू है 0। तो अगर हम देखें यहाँ भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और ये स्ट्रेट लाइन जो है पहले वाले स्ट्रेट लाइन से पैरेलल है। तो चूंकि जब भी अभी हम थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, समझेंगे भी, और हम देखेंगे कि जब भी ग्राफिकली दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस अब नियर फ्यूचर में कभी मीट नहीं करने वाले हैं। और अगर ये मीट नहीं करने वाले हैं तो इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। उसका यही मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश भी करें तो हम देखेंगे कि इन दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और वही गड़बड़ जो चीज़ है हम स्टार्टिंग में देख रहे थे। इक्वेशंस को देख के ही हमें कुछ लग रहा था कि इनमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो थोड़ी ही देर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि किस तरह से ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा। चूँकि ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं ग्राफिकली, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कहीं भी मीट नहीं करने वाले हैं, तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होने वाला है। इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और वही चीज़ हमने शुरुआत में गेस की थी जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा था, राइट। तो धीरे धीरे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और हमें ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से सिर्फ ग्राफ को देख कर भी हम दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में कितनी चीज़ें बता सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि हम सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 meters मोर दैन इट्स विड्थ इज 36 meter। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ इज़ 4 meter मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 meters बड़ा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है जो हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा क्या है, ये कहा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 meters। पेरीमीटर कितना होता है एक रेक्टेंगल का, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बट यहाँ जो दिया हुआ है वो हाफ द पेरीमीटर है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू दी हुई है 36। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, L की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम B की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, और ये ऐसा हम दोनों इक्वेशंस के लिए करेंगे, तभी तो दोनों को का ग्राफ बना पाएंगे, राइट। पहले इक्वेशन को देखें तो b को हम l के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू L माइनस 4। ठीक है, तो अगर हम l की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम L की वैल्यू लेते हैं 0 तो B की वैल्यू हो जाएगी -4। अगर हम L की वैल्यू लेते हैं 4 तो B की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हम L की वैल्यू लेते हैं 8 तो B की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर प्लॉट भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे चूंकि यहाँ नंबर काफ़ी अधिक है, जो दूसरा इक्वेशन है उसमें 36 तक जा रहा है, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ उसी हिसाब से करेंगे। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर में हम 4 यूनिट्स रखते हैं, तो 0, 4, 8, 12, 16 इस तरीके से करते हैं इधर, और उसी तरह इधर भी हम करते हैं 4, 8, 16 नहीं 12 फिर 16। इसको थोड़ा हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 24, फिर 28, 32, 36। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, तो अब पहले इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जब L की वैल्यू 0 है तो B की वैल्यू है -4, यानी कि यहाँ पे जब L की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू है 0। ठीक है, तो मान लेते हैं कि L जो है वो हमारे x एक्सिस के अलॉन्ग है और B जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद जब L की वैल्यू 8 है तो B की वैल्यू है 4। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरह से। ग्रेट, अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को। इस इक्वेशन में अगर हमें b को l के टर्म्स में लिखना हो तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 36 माइनस l। ठीक है, तो l की वैल्यू अगर 0 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 36। l की वैल्यू अगर 12 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 24। l की वैल्यू अगर 18 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 18। अब मैंने इतने बड़े वैल्यूज़ इसलिए लिए क्योंकि अगर l की वैल्यू बहुत छोटी भी लूँगी तो b की वैल्यू तो बहुत बड़ी ही आएगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए L की वैल्यूज़ ही बड़ी ली हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ प्लॉट करते हैं। L जब 0 है तो B की वैल्यू है 36, यानी कि ये वाला पॉइंट है। जब L है 12 तो B की वैल्यू क्या है 24, यानी कि यहाँ पर। जब L की वैल्यू है 18, यानी कि 16 से थोड़ा सा बाहर, तो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू भी है लगभग 18। ठीक है, तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये चूँकि मैं फ्री हैंड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। अब अगर हम इन दोनों लाइंस को देखें तो हमें क्या पता चलता है, हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। जहाँ पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब अगर हम इस लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही हो जाएगा हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ तो मैंने रफ हैंड से किया है, बट जब आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर में करोगे तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ बेसिकली 20,16, यानी कि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 20 है और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 16 है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो है 20 मीटर्स और जो ब्रेड्थ है वो है 16 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एल्जेब्रिकली कुछ भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ ग्राफ बना करके ही हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है। तो अब टाइम आ गया है कि हम देखें कि इन कोफिशिएंट्स का क्या रोल होता है। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने कुछ इक्वेशंस लिख रखे हैं। तो ये हमारा पहला पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये हमारा दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस है और ये हमारा तीसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस है। बट हम करना क्या चाहते हैं, हम ग्राफिकली इन तीनों पेयर को प्लॉट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 ग्राफ्स भी रखे हुए हैं। और उसके बाद ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये 3 डिफरेंट तरह के इक्वेशंस हैं, और हम देखेंगे किस तरह से इन 3 तरह के इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ बनाना तो अब हमें आ गया है, तो हम फटाफट ग्राफ बनाएंगे।
तो हम यहाँ पे जो हमारे दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों के लिए हम x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो अगर x की वैल्यू लेते हैं हम 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी -x/2, y भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2, तो ये हो जाएगी 1, क्योंकि y इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से y इज़ इक्वल टू x/2, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को देख, तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू x, राइट। तो यानी कि अगर हम इनके अलग अलग वैल्यूज़ देखें इस तरीके से, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, अगर x 2 है तो y भी 2 होगा, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ के साथ इन दोनों को प्लॉट करते हैं। तो पहले दूसरे वाले को प्लॉट करते हैं, तो ग्रीन ग्रीन मैचिंग रहेगा। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। मान लेते कि ये 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनकी नंबरिंग की हुई है, 1 2 3 4। तो जब x 0 है y भी 0 है, जब x 1 है y भी 1 है, जब x 2 है y भी 2 है। तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब दूसरे वाली इक्वेशन का प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू उसमें भी 0 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 2। तो इनको अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ इस ग्राफ को नोटिस करें इन दोनों इक्वेशंस के लिए, तो हम देखते हैं हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा पहले सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेट ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं। तो दूसरे सेट में पहले इक्वेशन में अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - x, ठीक है। अब x और y की अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 0, मान लेते हैं 0 1 2 तीन वैल्यूज़ लेते हैं x की। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू होगी 3, जब x 1 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, जब x 2 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इनफैक्ट इसको हम ग्राफ में प्लॉट भी कर लेते हैं, ये वाला ग्राफ लेते हैं इसके लिए। तो जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 3, ये पॉइंट है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, और जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 1। इन्हें अगर हम ज्वाइन करें तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा हमें 6 - 2x/2। इनफैक्ट अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा 3 - x। तो यहाँ पर भी एक्चुअली हमें y इज़ इक्वल टू 3 - x मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम इसके भी x और y वैल्यूज़ प्लॉट करें तो हमें सेम ही वैल्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों रिलेशन सेम ही हैं, राइट। तो इसीलिए अगर इसे हम प्लॉट भी करेंगे तो हमें ये सेम ही ग्राफ मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें किस तरह का ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पर हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है जहाँ पे दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो एक के ऊपर एक हैं, राइट। तो कोइंसाइड करने का ऑप्शन हमारा सेकंड सिनेरियो में है। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड सिनेरियो देखते हैं। तो अगर हम पहले इक्वेशन को देखें तो हम y को क्या लिख सकते हैं, 3 - x। तो निकालते हैं x और y की अलग अलग वैल्यूज़। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 0 1 और 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 और 1, ठीक है। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे इस वाले ग्राफ में तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू है 3, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 1।
अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन के केस में y को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2x/2 यानी कि 2 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। तो इनकी अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं। ऐसे x की वैल्यू अगर 0 1 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर उसे भी प्लॉट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 2, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी है 1, और जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 0। तो इसीलिए जब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें पैरेलल लाइंस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझ आया होगा कि ये जो तीनों सेट ऑफ इक्वेशंस थे, तीनों के केस में हमें अलग अलग तरह के ग्राफ मिले, बट उससे हमें ये पता चला कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कहाँ पर एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होगा, कहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, और कहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमें इस पर्टिकुलर स्क्रीन से आइडिया लगा। अब हम क्या करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कि हमने इन्हीं इक्वेशंस को, हम अभी इसी के पे ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन इक्वेशंस के रेशियोज़ की भी वैल्यूज़ निकालेंगे। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज़ की वैल्यू निकालेंगे। तो a1/a2 इस इक्वेशन में क्या होगा, a1 1 है, a2 भी 1 है, तो 1/1 यानी कि 1 होगा। ठीक है, b1/b2 क्या होगा, b1 -2, b2 भी -1, तो -2/-1 हो जाएगा 2। c1/c2 क्या होगा, 0/0 यानी कि 0। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन में अगर हम देखें तो a1/a2 हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो जाएगा 1/2, और c1/c2 भी हो जाएगा 1/2, -3/-6 है तो 1/2 हो जाएगा। थर्ड सेट में अगर देखें तो a1/a2 होगा 1/2, b1/b2 होगा 1/2, और c1/c2 होगा -3/-4 यानी कि 3/4। तो इनके हमने कोफिशिएंट्स की रेशियोज़ निकाल लिए। ठीक है, अब रेशियोज़ के बीच में क्या रिलेशन है, पहले वाले केस में हम देखते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। दूसरे वाले केस में क्या है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। और तीसरे वाले केस में a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये रिलेशंस है। और ग्राफिकली हमने क्या देखा, पहले वाले केस में ग्राफिकली हमने क्या देखा था कि ये इंटरसेक्ट कर रहे थे एक पॉइंट पे, यानी कि इस वाले इक्वेशन का एक डेफिनेट सॉल्यूशन है, राइट। दूसरे वाले केस में हमने ग्राफिकली क्या देखा, ये कोइंसिडेंट थे, दोनों लाइंस जो हैं वो एक के ऊपर एक थे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। और तीसरे वाले केस में हमने ग्राफिकली क्या देखा कि दोनों लाइंस जो थे वो पैरेलल थे, यानी कि इस वाले इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब अगर हम इस टेबल को देखें तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम ये जो रेशियोज़ हैं, कोफिशिएंट्स के जो रेशियोज़ हैं, अगर हम इन्हें कैलकुलेट कर लें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सॉल्यूशन किस पैटर्न का होगा। हमें ना तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर हमें इन रेशियोज़ का पता हो, क्योंकि वो तो इक्वेशंस दिया हुआ ही रहता है तो रेशियोज़ हमें पता होते ही हैं, तो अगर हमें रेशियोज़ पता हो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह का होगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू ऑफन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. On comparing the ratios, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident. तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ रेशियोज़ निकालनी है। तो a1/a2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/7। b1/b2 क्या हो जाएगा, -4/6। c1/c2 क्या होगा, 8/-9। तो हम क्या देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करने पे हम देखते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। करेक्ट। तो यानी कि ये कौन सा वाला केस में फॉल करता है, ये फॉल करता है पहले वाले सिनेरियो में, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनका डेफिनेट सॉल्यूशन होगा, इनका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकलेगा अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ भी नहीं किया बट फटाफट से बता दिया कि सॉल्यूशन कैसा होगा।
एक क्वेश्चन और देखते हैं. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. तो ये हमारा given equation है. हमें एक और इक्वेशन ऐसा लिखना है ताकि अगर हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये दो इक्वेशंस हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस दें. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती हैं? जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 होता है. ठीक है, तो यानी कि पहले केस में हम कुछ ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिसमें 2x के बाद ये जो b की वैल्यू है ये चेंज हो जाए, तो ये 3 ना रहे. उसी तरह -8 की जगह भी कुछ और हो जाए, -7 हो जाए. तो ये जो इक्वेशन है, अब इन दोनों का अगर हम प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगा क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, दूसरे वाले केस में पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है? पैरेलल लाइंस तब मिलते हैं जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता है. ठीक है, तो इसीलिए इस केस में हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे ताकि a की वैल्यू सेम रहे, b की वैल्यू भी सेम रहे, लेकिन c की वैल्यू कुछ और रहे. ठीक है, फाइनली तीसरे केस में हमें चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलते हैं? जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है. ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ डालने हैं, बट अगर इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब रेशियो तो ये भी सेम ही है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16, राइट. भले ही इक्वेशंस देखने में अलग लग रहे हैं, बट इनके जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियोज़ हैं वो तो सेम ही है. तो कभी भी अगर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें एक इक्वेशन लिखना हो तो गिवन इक्वेशन को हम 2, 3, 4 किसी से भी पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक नया इक्वेशन बन जाएगा. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो स्टे ट्यून्ड.